Hello everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rajnish Sharma and today I will discuss all the graphical questions of section C only. तो मैं आज सारे के सारे graphical questions ही डिस्कस करूंगी सिर्फ section C से. नेक्स्ट टाइम अपकमिंग वीडियोस में मैं बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चंस में ही डिफिकल्टी फील करते हैं, अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, या अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो उनको थ्योरेटिकली वो खुद से देख सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका. सो इन दिस वीडियो आई विल पार्टिकुलरली फोकस ऑन द ग्राफिकल क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव. First question is quite easy. To understand the macrotubule dependent motor activity of a freshly purified motor proteins from the body is a researcher set up macrotubule based gliding assay. In such an assay where macrotubules are fluorescently tagged at its plus end, the researchers observed that this motor protein moves the macrotubules in the direction of plus end. यहाँ पर mention भी है कि जो macrotubules move होगा that will be toward the plus end. It means what? The protein which moves toward the plus end will be here used here. So यहाँ पर ये दो जो प्रोटीन है adenine and kinesin, ये क्या है? ये नेगेटिव की ओर मूव करता है और ये पॉजिटिव की ओर मूव करता है. सो विदाउट एनी डाउट एट इट इज मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, द आंसर विल बी kinesin. Next question. It is the most confusing questions and I got lots of the mail and messages also that how it can be G2M phase. Answer is G2M phase. Now, hence what the solution is? Actually इसमें क्या है, एक नया ड्रग इसमें आइडेंटिफाई किया गया है और इसका हिला सेल्स में इसका इफेक्ट देखा गया. तो वी नो दैट दिस व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? इट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट G1 फेज, S फेज एंड G2M फेज. अगर आप देखो जहां पर ड्रग नहीं है तो इट इज गोइंग नॉर्मली यहाँ पर सेल डिवीजन चल रहा है. बट अगर ड्रग यूज कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन सी हियर, G1 phase is absent, but if we look the peak of G2M phase, it is higher than this one. ठीक है, इस फेज से ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, जो सेल G1 फेज में थे वो G2 और M फेज में तक पहुंच चुके हैं. अगर G1 फेज को ये ड्रग टारगेट किया होता, इफ दिस ड्रग हैज बीन टारगेटेड द G1 फेज, तो क्या होता है, G1 फेज में सेल्स हमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स कहाँ मिलता? G1 फेज में. बट हियर G1 फेज इज एब्सेंट. इट मींस द सेल हैज क्रॉस द G1 फेज, लेकिन आकर कहाँ रुक गए हैं? दे हैव हॉल्टेड एट G2M फेज. इसलिए यहाँ पर सेल का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है और ये 4N रिप्रेजेंट द G2M फेज. Okay, so the answer will be G2M phase, not G1 phase. G1 phase तो यहाँ से क्रॉस कर चुका है इस ड्रग्स के प्रेजेंस होने के बाद भी. अगर G1 फेज को इसने टारगेट किया होता तो G1 फेज में सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा होते हैं. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, जो कुछ सेल्स अगर जो इसमें से रुक जाते हैं G1 फेज में, कुछ सेल्स अगर क्रॉस कर गए होते तो ये ग्राफ काफी लेस होता G2M फेज का. सो दिस ड्रग इज टारगेटिंग ओनली G2M फेज. Move to the next question. Next question is, in E. coli, though DNA polymerase 1 plays an essential role in the replication process, it is not the major polymerase. We know that polymerase 1 major polymerase नहीं है, rather it is used during the nick translation. Okay. Instead, the enzyme responsible for advancement of replication fork is polymerase 3. Polymerase 3 basically responsible for the replications के लिए. And from the 4 DNA structure A, B, C, D given below, students made several interpretations about the shorter arm being extended by polymerase 1 और polymerase 2. तो हम यहाँ पर सिर्फ shorter arm को यहाँ पर कंसिडर करेंगे. इसके रेप्लिकेशन, इसके एक्सटेंशन के लिए जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा करेक्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सटेंशन कहाँ से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हैंगिंग एंड है तो इस साइड से एक्सटेंशन होना चाहिए. बट वी नो दैट एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 3' एंड होना चाहिए. सो हियर इट इज 5' एंड. सो neither of the polymerase 1 or polymerase 3 will act on this strand. Okay, move to the next strand. Same situation is here. Here also 5' hydroxyl is present. We have to what is needed here, 3' hydroxyl end. So this is also not possible to get replicated either by polymerase 1 or by polymerase 3.
Next come here 3' hydroxyl end is present. Sorry, shorter. We have to see only the shorter arm. So I think both of the arm is almost equal. So and also if here 3' hydroxyl end is present, but here no hanging end और इसका कोई मदर स्ट्रैंड तो है नहीं जिसको देख करके रेप्लिकेट करे. सो ये भी किसी भी पॉलीमरेज से एंजाइम से रेप्लिकेट नहीं हो सकता. लास्ट वन क्या है, इट कैन बी रेप्लिकेटेड बोथ बाय पॉलीमरेज 3 एज वेल एज बाय पॉलीमरेज 1 बिकॉज यहाँ पर 3' हैंगिंग एंड है और यहाँ पे इसका पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड भी यहाँ पर है जिसे देख करके ये कॉपी कर सकता है. ओके, now move to the statement. First statement is A will be extended by polymerase 3 but not by polymerase 1. मैंने बताया यहाँ पर कोई भी polymerase यहाँ पर इसे synthesize extend नहीं कर सकता है. Next come neither B nor C will be extended by neither polymerase 1 or polymerase 2. So statement is right here. तो हमें तो यहाँ पर right statement choose करना था. आगे का भी मैं डील कर देती हूँ. C will be extended by both polymerase 1 polymerase 3. तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो किसी से भी extend नहीं हो रहे हैं. और लास्ट में है D will be extended only by polymerase 1 but not by polymerase 3. तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों से यहाँ पर पॉलीमरेज एक्टिविटी कैरी होगा. तो ये भी स्टेटमेंट इज रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट इज A construct was generated to access the activity of bidirectional protomers A and B which has a common regulatory DNA element X. The construct was used to transform E. coli. तो यहाँ पे E. coli के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोमोटर ऐसा डिजाइन किया है कि ये बायडायरेक्शनल है, दोनों साइड को रिपोर्टर जीन को ये कंट्रोल करेगा. अगर हम यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन यूज कर रहे हैं रिपोर्टर 1 की बात करें तो अगर रेगुलेटरी प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो रिपोर्टर जीन्स भी का फॉर्मेशन भी एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है. इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिवली रेगुलेट हो रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन से. और नेक्स्ट जो रिपोर्टर जीन 1 जो है वो क्या है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन में इट इज हाईली एक्टिव बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेटरी प्रोटीन का इंक्रीज कर रहा है इट इज रिटार्डिंग. इट मीन्स इट इज नेगेटिवली रेगुलेटेड. अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4 ग्राफ्स है. तो अगर रेगुलेटरी प्रोटीन का बाइंडिंग साइट को हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो यहाँ पर पॉजिटिवली रेगुलेट हो रहा था दैट विल बी प्रेजेंट एट द लोअर क्वांटिटी, इट्स एक्टिविटी विल बी द लोअर वन, while the one which is negatively regulated इसका concentration क्या होगा, इसका एक्टिविटी क्या होगा, ऑलवेज हाई होगा, 100% इसका एक्टिविटी होगा. सो द आंसर विल बी नंबर 4. ओके, next question is two important features which aid the development of tumor and its metastasis are epithelial to mesenchymal transition. epithelial से mesenchymal transitions हो जाएगा तो ये कैंसर सेल्स में डेवलप करेगा. विच टाइप ऑफ कैंसर सेल, मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस मतलब जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को भी अफेक्ट करे. सो इट विल डेवलप एज अ मेटास्टेटिक कैंसरस सेल. तो हमें यहाँ पर देखना है कि इन 3 फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए जो मेटास्टेसिस हाई रेट ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करेगा. साइक्लिन D1 वी नो दैट इट इज फॉर द सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिविजन्स. ठीक है, तो साइक्लिन D1 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए. ट्विस्ट इज द प्रोटीन विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, it will also increase the cancerous activity because it will prevent the apoptosis or it will inhibit the apoptosis. इसका concentration भी high होना चाहिए. ये है vascular epithelial growth factor. So it will be also, इसका concentration भी high होना चाहिए because it will leads to the epithelial to mesenchymal transitions. So इन तीनों का एक्टिविटी हाई होना चाहिए. तो आप अगर देखोगे तो इन तीनों का एक्टिविटी हाई सिर्फ एक ही ग्राफ में है. So without any doubt the answer will be number 4. Next question is fertilization in sea urchin involves interaction of sperm binding with its receptor EBR1 और 350 kilodalton glycoprotein. यहाँ से हमें इस क्वेश्चन से इसके प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट से कुछ भी नहीं करना है. Of egg protein vitelline membrane. The plot given below shows status of the membrane potential at the level of EBR1, sodium ion, potassium ion in unfertilized egg. जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था ऑन दैट केस मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव था. लेवल ऑफ EBR1 वाज हाई. ओके,
and level of unfertilized egg sodium ion was low while potassium ion was also low. तो हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद इन 2 इंटरेक्शंस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में आता है. एक होता है फास्ट एक्शन, एक होता है स्लो एक्शन. तो फास्ट एक्शन में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द ओवा गेट चेंज्ड. क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो जाता है. तो वी नो दैट पॉजिटिव में कैसे चेंज हो जाएगा, जब सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा. ओके, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा बट रिलेटिवली लेस होगा. या बेसिकली क्या होता है, जब मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर चला जाता है सोडियम आयन. सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा. जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है दैट विल शिफ्ट टू द पॉजिटिव पोटेंशियल. बट ये ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं जाता है. ऑलमोस्ट 20 मेगा वोल्ट तक इसका जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज का माइनस से प्लस 20 मेगा वोल्ट तक ये इंक्रीज कर जाता है. देन आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन बैक टू द टू इट्स ओरिजिनल पोटेंशियल, अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा. बट आफ्टर 3 सेकेंड, तो यहाँ पर 3 सेकेंड तक ये अपना हाई पोटेंशियल को मेंटेन रख रहा है विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन. सो द आंसर विल बी नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन is relative rates of RBCs productions in bone marrow at different bones of different ages are shown below. तो हमें यहाँ पर रिलेट करना है. तो मैंने यहाँ पर जितने भी बोन्स में RBCs का प्रोडक्शन होता है along with their increasing age मैंने यहाँ पर दे रखा है. So as per this graph the answer will be number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ एक ग्राफ दिया है, एक पाथवे दिया है जहाँ पे आपका न्यूरॉन्स जो है वो स्किन डार्कनिंग और ग्लूकोज लेवल को यहाँ कंट्रोल कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेलेनिन सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है एंड स्किन इज डार्कनिंग. सो इसका मतलब क्या है, पिगमेंटेशन इज हाई, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखो हाइपर पिगमेंटेशन है. नेक्स्ट क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि ब्लड से जो ग्लूकोज है वो किडनी की ओर आ रहा है. तो क्या होगा, the level of glucose in blood will be reduced. So reduced blood glucose level is there and inflammatory response is reduced. Inflammatory response reduce हो जाएगा, water का concentration जब decrease हो जाएगा cell से, तो what will happen, then again there will be loss of the body weight. So the answer will be number 3. Next question. यस, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन. अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपने सॉल्व कर लिया होता. तो यहाँ पर 3 HFR है, जीन्स है. इनमें ये जो जीन्स है EFCDB, इनका टाइमिंग HFR यानी कि F पॉजिटिव से F माइनस में जाने का ये टाइमिंग दे रखा है. तो हमें पता है कि जो सबसे आगे होगा वो पहले एंटर करेगा, उसके बाद F एंटर करेगा, देन C D B. तो हम लोग ये सीक्वेंस यहाँ रख लेते हैं. मैं यहाँ पर सर्कुलर वे में बताती हूँ ताकि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो. E F C D एंड देन कम B. ये क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर रखी हूँ. ठीक है, आप इसमें अगर नहीं समझ पाते हो तो आप मेरे चैनल से आप ये मैंने ये जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले या 1 वीक पहले ही मैंने ऐसे अपलोड कर रखा है. अब आप HFR 2 में आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है सीक्वेंस, B D C F. F के बाद G है. ओके, तो G है और G के बाद क्या होना चाहिए, आप इस सीक्वेंस में आओ तो यहाँ पे G के बाद, G से पहले E है, तो F E और G प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सीक्वेंस देखो, F E G साथ में प्रेजेंट होना चाहिए. अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखो तो यहाँ पर E और F दोनों अलग, दोनों एक एक एंड पे है. तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे अगर सर्कुलर ले रहे हैं हम लोग तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है. G के बाद E आ रहा है, G E F भी हो सकता है, तो G यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अब हम इस कैसे कैलकुलेट करेंगे, E और F के बीच में कितना का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस बन रहा है. ठीक है, और यहाँ F और G के बीच में कितना का डिफरेंस बन रहा है, 63 - 31 एंड इट विल गिव यू
टू 32। एफ और जी के बीच का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर मैं 3 को अलग ले लेती हूँ। एफ और जी के बीच का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे 32 मिनट्स का डिफरेंस बन रहा है। इस कंडीशन में आप देखो ई और जी के बीच का क्या डिफरेंस बन रहा है, 61 बाय माइनस 77, 8, 9, 10, 11, इट्स 4, यहाँ से 5, 14 मिनट्स का डिफरेंस बन रहा है। और ई और एफ के बीच में 18 मिनट्स का डिफरेंस बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ई को अगर हम लोग बीच में डालते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 14 मिनट्स का डिफरेंस यहाँ पर जी से भी हो जाएगा और ई का डिफरेंस यहाँ पे ई से एफ का डिफरेंस कितना 18 मिनट्स हो जाएगा। आप 18 और 14 को आप ऐड करो तो कितना आएगा आपके पास 32 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ई एफ जी और जी से अब क्या ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है, तो ई आपके एक साइड में जी होना चाहिए, एक साइड में एफ होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर जी आपका जो होगा वो यहाँ पर बीच में होगा। तो अब आपका जो ये सीक्वेंस है वो मेंटेन हो गया। बीच में नहीं, एफ ई जी होना चाहिए। तो एफ ई हियर इट शुड बी जी। आप अब यहाँ पर सीक्वेंस देखो, ई जी बी डी सी एफ, तो हमारा एक सीक्वेंस मिल गया हमारे पास। अब क्या पूछ रहे हैं, एफ और जी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये 18 हो गया। और ई और जी के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 14। तो ये तो डिस्टेंस हमें पता है 32, यहाँ से भी हम लोग ने देखा तो 32, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड एफ और बी के बीच का डिस्टेंस 30 मिनट्स। एफ और बी के बीच का आप डिस्टेंस देखो, एफ एंड बी के बीच का आप डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 24 है, 54। तो 54 माइनस 24 आप डालो कितना हुआ 30। तो ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। लाइकवाइज आप सी और ई के बीच का डिस्टेंस देखो, सी एंड ई, वेयर इज ई, अच्छा यहाँ नहीं है, सी एंड ई। सो 47 माइनस 19 आप करो तो कितना आएगा 18, 1 ये 28। और B एंड C के बीच का आप डिस्टेंस देखो, इट विल बी 21 माइनस 1, इट विल गिव यू 20। सो द आंसर विल बी A, C, D। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी साउंड्स आ रहे होंगे, प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से साउंड को अगर मैं बार बार स्किप करके स्टॉप करूँ तो काफ़ी टाइम लेगा। तो मैं जल्द से जल्द ज़्यादा टॉपिक कवर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारा बैकग्राउंड साउंड्स को मैं इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन डिसऑर्डर इज रिकॉर्डेड फॉर 3 स्मॉल फैमिलीज। आपको बताना है कि डिसऑर्डर किस वजह से हो रहा है। पहला है, आप अगर देखो कि यहाँ पे एक्चुअली ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये कैसे, आप यहाँ पर देख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पर क्या चांसेस होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए को आप क्रॉस कराओ तो क्या आएगा, फिनोटाइपिकली नॉर्मल आपका आएगा और एक डिजीज्ड वन आएगा। तो यहाँ पे एक डिजीज्ड वन आ जा रहा है, ये या तो फिर कैपिटल स्मॉल ए होगा या तो फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप यहाँ पर, तो ये स्मॉल है यानी कि होमोजाइगस कंडीशंस में है, रेसेसिव है, सो इट इज डिजीज वन। ये आपका हेट्रोजाइगस होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि एक आपका डिजीज वन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर फिनोटाइपिकली नॉर्मल अगर ये कैपिटल ए होता तो क्या होता है, अगर इसको आप क्रॉस कराते इससे तो ये सारा का सारा नॉर्मल इसका ऑफस्प्रिंग आना चाहिए, लेकिन सारे के सारे ऑफस्प्रिंग यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, इसमें से वन इफेक्टेड है। सो इट मीन्स ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इस वजह से स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए ये डिजीज है, सो इट इज हेट्रोजाइगस। मैंने पेडिग्री पे भी एक वीडियो बनाया है, आप इसमें आप काफ़ी अच्छे से उसे देख सकते हो, मेरे चैनल में से वो अवेलेबल है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कोई भी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट वन में प्रेजेंट होगा। बाकी आप किसी भी चीज़ को देख लो, अगर आप देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स इस कंडीशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फीमेल में दोनों जीन्स एलील्स पे ये अफेक्टेड वन होना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए। तो एक्स सी एक्स यहाँ पर दोनों फीमेल कैरियर होना चाहिए था, बट यहाँ पर दोनों फीमेल आ रहे हैं और इसमें से एक अफेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है नहीं। अगर डोमिनेंट होता तो इसका मतलब क्या है कि तो ये वाला भी आपका अफेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट है तो कैपिटल ए है,
एक्स पे पावर, यानी कि इस पे अफेक्टेड नहीं है। अगर इसमें से एक भी इसमें से क्रॉस किया होता है, एक भी जीन आया तो सारा का सारा अफेक्टेड होना चाहिए। तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है तो यहाँ पर सारे के सारे अफेक्टेड होते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो द आंसर विल बी नंबर 3। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बताती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल, मैं समराइज कर देती हूँ। दो पेरेंट है ER एंड LR, ठीक है। तो आप जब इनको क्रॉस करा, दो पेरेंट जब क्रॉस हो रहे हैं, F1 जनरेशन में ऑल LR मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट, LR इज डोमिनेंट ओवर ER। क्योंकि क्या हुआ, हम लोग को पता है A कैपिटल A और कैपिटल B अगर हम उसमें क्रॉस करवाते हैं, दो ये डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सिर्फ B का कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, B इज डोमिनेंट ओवर A, तो यहाँ पर LR इज डोमिनेंट ओवर ER। ओके, अब जब LR को हम लोग F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिलता है, टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, दो मिलते हैं प्रोजेनी जो कि पेरेंटल टाइप होते हैं, दो रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पेरेंटल टाइप हमें LR मिला, ER मिला, और हमें क्या मिला, एक रिकॉम्बिनेंट टाइप, यानी कि यहाँ पे LR के भी जीन है और यहाँ पे ER के भी जीन है। सिमिलरली यहाँ पे LR के भी जीन है और ER के भी जीन है, यहाँ पे ER के भी जीन है और LR के भी जीन से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1 हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट 1 वाला अगर हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ रेशियो भी क्या मिल रहा है, 1:1:1:1 मिल रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब इसके स्टेटमेंट से पहला LR इज डोमिनेंट टू ER, ये तो यहाँ पर समझ में आ गया क्योंकि F1 जनरेशन में हमारे क्या आ रहा है, LR डोमिनेंट आ रहा है, सो इट इज डोमिनेंट ओवर ER, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द DNA मार्कर यूज्ड इज डोमिनेंट मार्कर। अगर डोमिनेंट मार्कर सिर्फ होता तो ये रेसेसिव वन जो होता है ER, ये बैंड हमें शो नहीं करता, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द DNA मार्कर इज लिंक्ड टू द फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप पे लिंक्ड होता तो क्या होता है, ये भी यहाँ पर फिर ER को शो नहीं करता, या फिर ये दो बैंड नहीं देते, अलग अलग बैंड नहीं देते अगर फिनोटाइपिक रेशियो को देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब जाकर के हमें यहाँ दो बैंड मिल रहा है। अगर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता तो कोई एक सिमिलर टाइप का या LR का दे रहा है तो कोई एक ही बैंड देता, ठीक है। यहाँ दो बैंड नहीं मिलता है LR का, यहाँ पर मिलता तो सिर्फ एक LR का, यानी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता ना, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट 1 है LR, तो यहाँ पर दो जीन प्रेजेंट होने के बाद भी ये यहाँ पर एक ही जीन को, एक ही बैंड को रिप्रेजेंट करता, जो कि सिर्फ फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता, ना कि जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता। ओके, सो द स्टेटमेंट विल बी ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको काफी बता रखे हैं मैप यूनिट के। तो यहाँ पे हमें जीन का सीक्वेंस बताना है और फिर B एंड Y के बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। ओके, सो वैसे आप अगर लॉजिकली भी देखो तो B एंड Y, अगर ये सीक्वेंस होता है B एंड Y, तो हम यहाँ B और Y के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर नहीं निकालने को बोला होता। तो लॉजिकली B एंड Y यहाँ पर साथ में होना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे ये ऐसे निकालते कैसे मैं बता देती हूँ। हाँ, तो हमें पता है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं दैट इज पेरेंटल टाइप। तो पेरेंटल टाइप को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले BM प्लस Y प्लस, नेक्स्ट पेरेंट इज B प्लस M Y। अब क्या है, हम डबल रिकॉम्बिनेंट से वी प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो अमाउंट होता है दैट इज द डबल रिकॉम्बिनेंट 1। सो यहाँ पे क्या है, डबल रिकॉम्बिनेंट 1 इज द BM Y and another is the BM Y, where was it, 20 and 25 BM Y plus। ओके, लेकिन ये क्या है, हम इन सीक्वेंस, इससे हम लोग ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है इसमें, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 30 और 25 ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि काफी क्लोज है। तो 35 को छोड़ करके मैं 25 वाले प्रोजेनी को छोड़ के मैं 30 वाले प्रोजेनी की तरफ मूव कर रही हूँ। तो हमारा डबल क्रॉस ओवर मैं क्या ले रही हूँ, ये वाला, यानी कि BM Y, और दूसरा मैं ले रही हूँ 30 वाला, यानी कि B प्लस M प्लस Y। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर ये हमारा प्रोजेनी थी, प्रोजेनी आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये कुछ इस तरह का क्रॉस कराना चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि M जो होना चाहिए वो मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे BM Y आ रहा है। तो अगर ये मिडिल में होता M, तो ये इस टाइप का सीक्वेंस बनाता है BM Y प्लस,
ठीक है। अगर आप इसे स्विच भी कर दो तो भी हमारा ये 2 प्रोजनी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया या 25 की जगह 30 वाले प्रोजनी को लिया तो अब क्या है, अब बी प्लस एम प्लस एंड वाई, ये एक सीक्वेंस दे रहा है। और दूसरा सीक्वेंस जो हमें मिल रहा है बी एम वाई मिल रहा है। तो क्या ये क्या बी एम वाई ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका प्लेस को चेंज कर दें क्योंकि हमें ये 2 प्रोजनी मिलने चाहिए। तो मैं इसका सीक्वेंस को चेंज करती हूँ, एम प्लस बी वाई प्लस देन अगेन आप यहाँ पे लिखोगे एम बी प्लस वाई। अब आप क्रॉस कराओ तो अब क्या आ रहा है आपके पास, एक सारा आ गया आपके पास, ये y प्लस है, सॉरी। अब आपके पास क्या आया, m प्लस बी प्लस वाई प्लस एक प्रोजनी, दूसरा आया बी एम वाई। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एम बी वाई होना चाहिए। अब जब सीक्वेंस पता चल गया, नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई। तो आप कैलकुलेट करो बी एंड वाई। तो अब हम पेरेंटल टाइप को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। हमें पेरेंटल टाइप क्या मिला है, m प्लस बी वाई प्लस एंड m b प्लस वाई। ओके, अब b और y के बीच में क्रॉस होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, b y b प्लस वाई प्लस। तो आप देखो जहां b एंड y का सीक्वेंस प्रेजेंट है, डबल क्रॉस ओवर का सीक्वेंस तो आप लोगे ही क्योंकि b प्लस वाई प्लस साथ में है। यहाँ पर 2 का क्रॉस हम लोग देखेंगे तो b प्लस वाई प्लस का यहाँ क्रॉस है 30 और यहाँ क्या मिल रहा है बी वाई बी टू वाई। अब आप देखते जो बी यहाँ वाई प्लस है, बी वाई प्लस है, पेरेंटल टाइप तो लेना नहीं है। बी प्लस वाई प्लस फिर से आया तो ये हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे बी प्लस वाई प्लस। जितने भी सीक्वेंस में बी प्लस वाई प्लस एंड बी एंड वाई है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस हुआ ना, तो ये हमें क्या देगा एम प्लस बी वाई। तो बी वाई और बी प्लस वाई प्लस जहाँ भी साथ साथ में है वो हम सारा डेटा वहाँ पर से नोट कर लेंगे। तो ये आया, मैंने कहा था क्या था बी प्लस, ये बी वाई एक साथ है, ये भी हो जाएगा 20। बी प्लस वाई ये हमें नहीं लेना है, बी वाई ये हम लेंगे 110 और ये है बी प्लस वाई ये भी हम नहीं लेंगे। तो आप कैलकुलेट करो इसे टोटल, तो कितना आ रहा है 0 3 4 5 6 7 8 ये 2। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कैलकुलेटेड है 700, टोटल प्रोजनी 700। हमें पता है रिकॉम्बिनेंट डिस्टेंस निकालने क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी। तो आप ये कैलकुलेट करो, ये आपका आ जाएगा इंटू 100 करते हैं ना हम लोग इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 40 सेंटीमीटर सेंटीमॉर्गन आ गया। तो आंसर क्या होगा बी एंड सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, दिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा रहा है कि m का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो n तो पहले बढ़ा फिर अगेन इट गॉट डिक्रीज्ड। m और o दोनों इंक्रीज कर रहा है। ये क्वेश्चंस में एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो ये कि अगर ये क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना है कि प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप है। अगर आप देखोगे प्री प्रेडेटर का रिलेशनशिप का ग्राफ, अगर ये प्री का कर्व है देन प्रेडेटर का कर्व कैसे होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये कम्प्लीटली ये एक दूसरे के ऊपर लाइन नहीं करता है। मैं ठीक से ड्रॉ करती हूँ इसे, ये इस तरीके से है तो ये कुछ इस तरह का हेलिकल टाइप जाता है। ये कम्प्लीटली इससे ओवरलैप नहीं करता, ये कुछ ऐसे स्लैंट में आना चाहिए, कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी हियर अगर n का नंबर इंक्रीज कर रहा है तब इंक्रीज कर रहा है जब n इज गोइंग डाउन, सो इट शुड बी n इज कंपिटेंट आउट ऑफ m एंड o। तो n को जो है दोनों m और o दोनों कंपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 होना चाहिए, ना कि n एंड o पॉसिबली हैव अ प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप, क्योंकि क्या है कम्प्लीटली एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। अगर आप देखोगे प्रेडेटर का ग्राफ तो लिटिल बिट हेलिकल टाइप वो एक दूसरे के साथ ये ग्राफ जो होते हैं वो कैरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, हमें टेम्पोरल आइसोलेशन in breeding seasons between closely related species lead to reproductive isolation. Given below are the breeding seasons of different species of frogs. Frogs के different species मिले हैं हमें। ये क्या बता रहा है कि ब्रीडिंग के समय में आइसोलेशन होना, ओनली ब्रीडिंग सीजन में दैट गेट आइसोलेटेड। तो आप देखो कि यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में
ओवरलैप करे, इट इज नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटिंग. ओके, एक जगह पे आइसोलेशन है बट हियर इट इज ओवरलैपिंग. सो दिस ग्राफ कैन नॉट बी हियर. आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्लीट आइसोलेशन हो रहा है. इस ग्राफ में भी देखो आप, यहाँ पर कंप्लीट आइसोलेशन हो रहा है. ठीक है, कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा है. सो द प्लॉट बी एंड सी इज representing the temporal isolation. Okay, next is this one is also easy. This is about the facilitated diffusion and I'm saying facilitated model of ecological succession, and another is the another model is representing the inhibition model. Okay, अगर पहला आप देखोगे तो y x जो हो रहा है, a जो हो रहा है b को फैसिलिटेट कर रहा है, और दूसरा b का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो c को फैसिलिटेट कर रहा है ग्रो करने में. c का प्रोडक्ट जो हो रहा है इट इज फैसिलिटेटिंग d फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, तो ये पहला वाला क्या है, ये फैसिलिटेटेड वन है. ओके, नेक्स्ट इज द ये किसी से अफेक्ट नहीं हो रहा. अगर A प्रेजेंट हो ना हो, B का यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है किसी और जगह से. सिमिलरली C B हो ना हो, ये बाहर से फैसिलिटेट हो रहा है कि ये ग्रो कर सके. एंड लास्ट वन D के साथ भी वही है. ये सब आपस में एक दूसरे को ऐसा नहीं कि अगर A एब्सेंट हो तो B ना कर पाए. टॉलरेंस नहीं यहाँ पर, इनिबिट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि A के प्रेजेंस में B इनिबिट करा. रेदर इट इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस मॉडल. यू कैन से टॉलरेट करे. A और B के यहाँ पर फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे हैं, इनिबिट नहीं कर रहे हैं. अगर A से उससे कुछ रिक्वायरमेंट अगर से नहीं मिल पा रहा है तो ये एक्सटर्नल सोर्स से लेकर के ये टॉलरेट कर जा रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशंस को. सो मॉडल X इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड मॉडल Y is the tolerance model. तो आप यहाँ पर देखो, हमें इनकरेक्ट वन देखना है. तो इनकरेक्ट वन देखो तो आप X रिप्रेजेंट द फैसिलिटेशन मॉडल, ये सही है. टॉलरेंस मॉडल Y कर रहा है, ये भी सही है. X रिप्रेजेंट द टॉलरेंस, ये तो नहीं है, ये तो यहाँ फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है. बाकी भी आप देखो तो यहाँ पर वही ये सेम कंडीशन बता रहा है. एज पर मॉडल Y C कैन आउट कम्पीट B से आउट कम्पीट कर सकता है. अगर B से कुछ रिसोर्सेज नहीं ले पा रहा है वो, तो बाहर से वो रिसोर्सेज वो कहीं ना कहीं से वो ले लेगा. तो जरूरत नहीं है इसे कि B से इनहिबिट नहीं होगा, ना इसे B से फैसिलेशन को अगर नहीं मिलेगा तो B कहीं से और टॉलरेट कर सकेगा. इसके B के प्रेजेंस में अगर कोई इनहिबिटिंग फैक्टर हो तो भी C सर्वाइव करेगा. तो इट इज अबाउट द टॉलरेंस मॉडल, while model X is about the facilitation model. So the incorrect statement is model number 2. So option number 2. Next question is, a gene X in Drosophila contributes to inability of hybrids. The phylogeny shows the evolutionary history of gene X, and on each branch and numbers indicate the non-synonymous substitution. 16/21 ये क्या शो कर रहा है, नॉन सिनोनिमस बाय सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन. तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हमें इतना पता है कि अगर हम नॉन सिनोनिमस और सिनोनिमस कंडीशन अगर हम देखें, अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं होगा. अगर ये ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स ये काफ़ी अनस्टेबल होगा, और अगर ये लेस देन 1 है देन इट इज स्टेबलाइजिंग बाय द नेचुरल सिलेक्शन. इट मीन्स ये फेवर्ड कर रहा है. नॉन सिनोनिमस होता है वैसा म्यूटेशन जो कि अमीनो एसिड में चेंज आए, और सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन होता है जो कि कोई चेंज ना लाए. तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नॉन सिनोनिमस या अगर ये नॉन सिनोनिमस को ये अगर फेवर कर रहा है, इट मीन्स क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है जिसमें से कि जो म्यूटेटेड वन है उसको ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करके स्टेबलाइज हो गया, बिकॉज 16/21 इज लेस देन 1. तो आप अगर देखोगे स्टेटमेंट सारे, तो आप देखोगे हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन सिनोनिमस चेंजेस एट ए इंडिकेट्स इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन हुआ, इट इज स्मॉल देन लेस देन 1. अगर ग्रेटर देन 1 होता then it is not stabilized, it is still undergoing selection by the Darwinian selection. So the answer will be number 1. next पे move करेंगे तो रिफ्रैक्टिव कर्व्स एंड क्यूमुलेटिव कर्व. रिफ्रैक्टिव कर्व क्या शो करता है कि हर ये
टोटल जो 100 सैंपल्स के कम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हर एक स्लॉट 25 सैंपल्स में कितना हुआ, 50 सैंपल्स में कितना हुआ, 75 में कितना है, 100 में कितना है। तो ये हर एक स्लॉट्स का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। ये 0 to 100 ये ऐसा मतलब क्या बताएं, जैसे कि ये इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, इट इज ऑन द स्लॉट फॉर्म कि 25 सैंपल्स में कितना स्पीसीज रिचनेस ये बता रहा है, जबकि एक्यूमुलेटिव कर्व इज अबाउट द होल सैंपल्स के रेस्पेक्ट में ये बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है रेयरफैक्शन कर्व इज रियलाइज्ड एक्यूमुलेशन वैल्यू। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन वैल्यू तो नहीं है, बल्कि ये कि हर एक स्लॉट्स का अलग अलग वैल्यू है। ऐसे आपस में ये फिर हर एक डॉट्स को कनेक्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेयरफैक्शन कर्व्स रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रिपीटेड रीसैम्पलिंग ऑफ ऑल पूल्ड सैंपल्स। मतलब हर एक सैंपल को अलग अलग लेकर के हम लोग इसको सैंपल किए हैं। हर एक सैंपल में हमें स्पेसिस का रिचनेस देखा है हम लोगों ने, एंड आफ्टर लुकिंग फॉर द रिचनेस ऑफ द स्पीसीज इन ईच सैंपल वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ बाय joining all the curves. Okay. Next question is, when the electrical response of the two receptors A1 A2 is a noctuid moth that was exposed to a variety of sound was measured, it produced the following pattern। कुछ इस तरह का पैटर्न हमें मिला है। लो इंटेंसिटी का स्टिमुलस दिए तो हमने ग्राफ जो रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है ना कि साउंड रेयर फ्रैक्शन डायफ्रैक्शन के फॉर्म में ये मूव करता है, तो कुछ इस तरीके का रिस्पांस मिला है। A1 रिसेप्टर से मॉडरेट में काफ़ी डेंस, हाई में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। A2 में लो इंटेंसिटी में कुछ वैसा रिस्पांस नहीं मिला है, काफ़ी लेट रिस्पांस मिला है। मॉडरेट में ऑलमोस्ट एब्सेंट है, और हाई इंटेंसिटी में इन दोनों का ऑलमोस्ट रिस्पांस इक्वल दिख रहा है। A1 रिसेप्टर्स की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रल एक्टिविटी हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड्स का, ये साउंड का हाई इंटेंसिटी और न्यूट्रल एक्टिविटी ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। और अगर स्टीडी साउंड में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टीडी साउंड में पहले तो सेम दिखा, फिर देन अगर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, A1 receptor is sensitive to the sound of low to high intensity। yes, sensitive है, low से कम sensitive है। as we move toward the high sound it is low to high, low में कम, then higher, then higher, so it is sensitive to the sound low to higher intensity। A2 की बात करें तो A2 receptor begins to produce action potentially only when sound is loud। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर साउंड जब लाउड हो रहा है तभी एक्शन पोटेंशियल अपना डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट इज बोथ रिसेप्टर्स हैव सिमिलर रिस्पॉन्स एट हाई इंटेंसिटी। तो मैंने यहाँ पहले ही बताया कि दोनों में ऑलमोस्ट हाई इंटेंसिटी में ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स शो कर रहा है। एंड A1 receptors fires much more frequently to steady uninterrupted sounds than to high frequency pulses of sound। ऐसा तो नहीं है, स्टेडी साउंड में क्या हो रहा है, हाईली इंटरप्टेड है, जबकि न्यूरल कंडीशन में इंटरप्शन कम है। तो आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए दैट शुड बी 4, विच इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चन है। जब यहाँ पर अल्फा के रेस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड अनदर इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन कॉस टेन। ओके, अल्फा के रेस्पेक्ट में सॉरी, अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर x बाय h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय, सॉरी इट शुड बी b, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर एक ऐसा ही ऑप्शन है विच इज जस्टिफाइंग द अल्फा वैल्यू। ओके, आप बाकी सबका देख लो, ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। Next question is, a 20-week-old infant was exposed to the following stimuli and the responses were measured। यहाँ पे ये जो क्रॉस सर्कल डॉटेड फॉर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। अगर आप तीनों स्टिमुलाई को एक साथ डाल रहे हो तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा है, इंडिविजुअली आप देखो तो ऑलमोस्ट इक्वल रिस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स व्हाट, और ये क्या है, सब अलग अलग तरीके का स्टिमुलस है। इट मीन्स इट इज हेट्रोजेनस समेशन। अगर डिफरेंट सिग्नल्स को हम लोग स्टिमुलाई को अगर सम अप कर दें
तो वी आर गेटिंग हायर रिस्पॉन्स, बाकी सबका तो कम हो रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी विदाउट एनी डाउट हेट्रोजीनस समेशन। अगर सिमिलर टाइप का स्टिमुलाई होता देन इट विल बी होमोजेनस समेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी सिंपल है, जो हमें पता है कि जब हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री जब हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के बेसिस पे हमें बनाते हैं ऐसे, तो इस एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है नहीं। लास्ट क्वेश्चन ये भी मैंने बताया है आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, तो मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, मैं समराइज कर दे रही हूँ क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल पैराग्राफ। हियर इट्स हैंड रीजन इज हियर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोमोटर का सीक्वेंस कितना दिया हुआ, 500 बेस पेयर का, 500 बेस पेयर का प्रोमोटर, एंड आफ्टर प्रोमोटर एट द सेम वन साइड we are inserting a gene which is 630 base pair. Okay, and 630 base pair यहाँ पर एक सिंगल साइट है for EcoR1 located 30 base pair down to the start codon. स्टार्ट कॉर्डन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से डाउन स्ट्रीम जाएंगे। तो ये प्रोमोटर था, प्रोमोटर के डाउन स्ट्रीम में हम लोगों ने इंसर्ट किया जीन के डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे EcoR1 कटिंग साइट है, और ये पेरेंटल अपना जो फैक्टर है इसके पास भी यहाँ पे EcoR1 साइट है, एंड अनदर साइट इज हियर, हिंड 3 साइट इज हियर। सो उसके बाद अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं, डबल डाइजेशन कर रहे हैं, एक हम लोगों ने हिंड 3 यूज किया, तो ये कहाँ टारगेट करेगा, सिर्फ इस पोजीशन पे टारगेट करेगा, एंड EcoR1 किस जगह पे टारगेट करेगा, इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे। तो अगर यहाँ पर ये 30 बेस पे का यूनिट है, तो अगर ये कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक तो ये स्ट्रैंड मिलेगा विच विल गिव यू 500 प्लस 30, और दूसरा जो देगा वो ये देगा विच विल बी 630 माइनस 30 प्लस वेक्टर का ये अपना बैकबोन जो होगा वो मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 630 बेस पेयर प्लस 600 बेस पेयर प्लस वेक्टर बैकग्राउंड। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सारे खत्म हो गए ग्राफिकल, मैं भी थक गई थी बोलते बोलते। तो ये सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस थे सेक्शन सी से, होप यू अंडरस्टूड इट। नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, माय चैनल बी योरसेल्फ, और कोई और ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या किसी में कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल री एक्सप्लेन यू फॉर दैट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो होगा मेरा वो सेक्शन बी एंड सी के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। उसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं एक टॉपिक को अच्छे से डील करूंगी, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सो ऑल दिस वर्ड फॉर दिस टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।